मिस्री के सामने मैंग खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से गोली मैंग को जा लगी। मैंग जमीन में जा गिरता है। बेजी कहते हैं, इंस्पेक्टर पकड़ो उस लड़की को। वो लड़की भागने लगती है, पुलिस उसके पीछे। तभी वह एक वैन आती है और वो उसमें बैठ चली जाती है और इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठ उसका पीछा करने लगता है। पारस दौड़ते हुए मैंग के पास आता है और उसका सिर अपने गोद में रखकर कहता है, मिको, तूने ये। मैंग मुस्कुराते हुए कहता है, फिर से कहा। पारस कहता है, मिको, तूने यह क्या किया, क्यों किया? मैंग कहता है, आज मिको बोल ही दिया ना तूने, आखिर तेरा दोस्त तुझे याद आ ही गया ना। पारस कहता है, नहीं यार, तू तो हमेशा याद था यहाँ मेरे दिल में। मैंग दर्द से कांपते हुए कहता है, अच्छा झूठा कहीं का। पारस शुभ इसे उठाओ। शुभ आगे बढ़कर उठाने जाता है कि मैंग कहता है, नहीं शुभ, अब मेरा टाइम पूरा हो गया है। पारस कहता है, चुप कर तू, समझ वरना मेरा एक पंच और खाएगा। तू अब मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। एक तो न जाने क्यों तूने मेरे हिस्से की गोली खुद खा ली। मैंग मुस्कुराता है और कहता है, जाने से पहले तेरा कर्जा उतारना चाहता था। याद है ना तुझे, एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था और उस लड़की ने जाकर अपने भाई को बता दिया था। अब तुझे बचाने के चक्कर में तुझे उसके भाई से कितनी मार पड़ी थी। और रही बात छोड़कर जाने की, तो क्या छोड़कर जाने का हक बस तेरा है। पारस आंखों में आंसू लेकर कहता है, नहीं यार, मुझे माफ़ कर दे। आगे से कभी कभी ऐसा नहीं करूँगा। मयंक कहता है, आखिर पारस राजपूत ने माफ़ी मांगी, वो भी मुझसे। ये तो गिनीज बुक में लिखना होगा। मिस्री में मर जाऊं तो तुम मुझे ये काम जरूर करवा देना। पारस कहता है, तू ये सब छोड़ क्यों बोल रहा है? मिस्री कहती है, हाँ मयंक, अब तो आपको आपके दोस्त मिल गए ना, अब आप उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पारस और मिस्री, अब बहुत देर हो गई है, शायद यमराज जी को मेरी याद आ गई है, इसलिए आह दर्द से मुझे जाना होगा। मगर फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाकर उनकी बैंड बजा दूंगा। आखिर उनकी आह से, दर्द से, आखिर वहाँ स्वर्ग में जाकर अप्सराओं को पटाकर अपनी लव स्टोरी शुरू करूंगा। और पारस, तुम्हारे लव स्टोरी के चर्चे बस धरती पर होंगी और मेरी स्वर्ग में। पारस कहता है, तू बाज नहीं आएगा ये बकवास जोक करने से, और कहीं नहीं। हाँ जा रहा तू, समझा? अभी तो मुझे तुझसे माफ़ी भी मांगनी है। मैंग कहता है, माफ़ी मांगने की? आह, तुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तुझे पहले ही माफ़ कर दिया। मिस्री कहती है, पारस जी, आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे वरना। पारस कहता है, हाँ। फिर शुभ की ओर देखते हुए मैंग मुस्कुराते हुए, देख तू मेरी बात समझ, मेरा टाइम आ गया है। पारस कहता है, चुप कर, और ये बात मुझे दोबारा न कहनी पड़े, क्योंकि तू जानता है ना। मैंग कहता है, पारस राजपूत को बात बार बार बोलना पसंद नहीं। तभी मैंग आंखें बंद कर लेता है। पारस उसे देख, मिकू, नहीं नहीं, तू चुप मत हो, प्लीज मत चुप हो। तू जो चाहे बोल, मैं नहीं रोकूंगा, मगर उठ जा, मुझे छोड़कर मत जा, प्लीज मत जा। वो मयंक को अपने गले लगाकर कहने लगता है। मयंक अचानक आंखें खोलकर कहता है, अरे मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी, बस आंखें बंद की थी। तूने चुप होने को कहा तो सोचा आराम कर लूँ। तेरे गोद में ऐसे लेटने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा ना। पारस मयंक को हल्के से मारते हुए कहता है, बस अब एक और बकवास मत करना। मयंक हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, ओके। मैं पारस मयंक को गाड़ी में बैठाता है और केके ड्राइविंग सीट पर बैठता है। मिस्री केके के बगल वाली सीट पर जा बैठती है। मयंक से पारस सारे रास्ते इधर उधर की बातें कर रहा था, ताकि मयंक उसके बातों में लगा रहे और सोए ना। वो लोग मयंक को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सभी घर वाले वहाँ पहुँचते हैं। पारस का बुरा हाल था। वो कहता है, सब मेरी वजह से हुआ, काश मैं इसका यकीन पहले कर लेता तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। मिस्री पारस को समझाते हुए और संभालते हुए, पारस जी संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा मयंक को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। पारस मिस्री का हाथ थाम कर कहता है, मिस्री वो बार बार कहता रहा, कीर्ति गलत है, मगर मैं न माना। मिस्री ने कभी पारस को इस तरह बेबस न देखा था। वो भी घबरा रही थी, मगर इस समय पारस को संभालना भी जरूरी था। बेजी आते हुए कहते हैं, पारस ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत नहीं थे, समझे? वो तो कीर्ति ने ही सब कुछ किया था। और हिम्मत रखो, हमारा मयंक बहुत स्ट्रांग है, मैंने देखा है उसे, कुछ नहीं होगा।
पारस बेची के गले लग जाता है। मिश्री वहीं हॉस्पिटल में बने छोटे से मंदिर में जाती है और कहती है, कान्हा जी महन जी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया तो ये एक सच्ची दोस्ती का अंत होगा। और आप तो सच्ची दोस्ती की रक्षा करते हो ना। आपको पारस जी और मयंक जी दोस्तों को भी बरकरार रखना होगा। मयंक को ठीक करना होगा। मयंक जी ने दोस्ती के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दी, मगर अगर आज मयंक जी को कुछ हुआ तो ये बुराई की जीत होगी और एक दोस्ती की हार। और आप ऐसा नहीं होने दे सकते। प्लीज़ कान्हा जी, प्लीज़। मिश्री जब वापस आती है तो देखती है ऑपरेशन फिनिश हो चुका था और डॉक्टर पारस से कुछ बात कर रहे थे। वो पारस के पास आकर कहती है, पारस जी, डॉक्टर ने क्या कहा? पारस कहता है, मयंक की हालत अब भी सीरियस है, मगर उसे सुबह तक होश नहीं आया तो मैं उसे। मिश्री कहती है, नहीं पारस जी, शुभ शुभ बोलिए। मैं जानती हूँ कान्हा जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। रात हो चुकी थी। पारस सबको घर भेज देता है और खुद मयंक के पास बैठा रहता है, मगर न जाने कैसे पारस की आंख लग जाती है। तभी एक काला साया अंदर आते हुए दिखाई देता है। उसके मुंह पर मास्क लगा था और सिर पर एक कैप थी, हाथों में गगल्स। वो मयंक की तरफ बढ़ती है और उसके हाथ में इंजेक्शन लगाने जाती है कि मयंक के होश आ जाता है और उसका हल्का सा मूव करता है। उसके इस मूवमेंट से पारस की आंख खुलती है और उसकी नज़र पर डॉक्टर पर पड़ती है। वो कहता है, डॉक्टर, आप तो वो नहीं हैं जिसने मीकू का सुबह इलाज किया था। वो व्यक्ति सकपका जाता है। पारस उसको यूं डरता देख कहता है, कौन हो तुम? मास्क हटाओ। वो टेबल पर लगे स्विच से लाइट्स ऑन करता है और फिर कहता है, मास्क हटाओ। पारस उसके तरफ बढ़ने लगता है। वो व्यक्ति खड़ा खड़ा कांप रहा था। पारस उसके एकदम पास पहुंच गया था। तभी अचानक जो इंजेक्शन उसके हाथ में था उसे पारस के हाथ में घुसा देती है और भागने लगती है। पारस कराहते हुए अपने हाथ को पकड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे रोक नहीं पाता। वो उसके पीछे भागता है, मगर जब तक वो उसे पकड़ता वो अचानक गायब हो जाती है। पारस किसी को कॉल करता है और कहता है, इंस्पेक्टर, अभी मेरे दोस्त को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। आप उसे जल्द से जल्द पकड़िए, वरना। उधर से आवाज़ आती है, सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पारस कहता है, कोशिश नहीं, आई वांट ए रिजल्ट इमीडिएटली। पारस कॉल कट करते हैं। तभी उसके ऊपर इंजेक्शन का असर होने लगता है। उसका सिर घूम रहा था। उसके सामने सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। इधर सोती हुई मिश्री चीखते हुए उठती है, पारस जी। मिश्री पसीने से तरबतर थी। वो कहती है, ये कैसा सपना था? पारस जी को कुछ हो गया। वो पारस को कॉल करती है, मगर उसका नंबर नहीं लगता। मिश्री की आवाज़ सुन सावित्री जी और सुधा जी आती हैं। उसके पीछे पीछे पूनम और वेद जी भी वहीं आ जाते हैं। सावित्री जी मिश्री के पास बैठकर कहती हैं, मिश्री, क्या हुआ? मिश्री पे से उठते हुए, मुझे पारस जी के पास जाना है, मुझे पारस जी के पास जाना है। मिश्री, इतनी रात को जाना? वेद जी ने कहा। मिश्री किसी की बात नहीं सुनती और बाहर की तरफ जाने लगती है। सुधा जी कहती हैं, शुभ, तुम जाओ उसके साथ, इतना कुछ हुआ है। कुछ दिनों में माइंड डिस्टर्ब है उसका, उसके साथ किसी का होना जरूरी है। तभी वेद जी कहते हैं, तुम रुको शुभ, मैं जाता हूँ मिश्री के साथ। वेद जी मिश्री के साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। मिश्री अब भी परेशान थी। वेद जी मिश्री को समझाते हुए कहते हैं, देखो मिश्री, बस बुरा सपना देखा होगा, क्यों परेशान हो रही हो? मिश्री कहती है, नहीं जीजा जी, जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेती मैं शांत नहीं रहूंगी। मिश्री, तुम शांत हो जाओ, वह बुरा सपना हो तो था, पारस बिल्कुल ठीक होगा, वेद जी ने कहा। मिश्री घबराते हुए कहती है, नहीं जीजा जी, जरूर कुछ हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेती मैं शांत नहीं बैठ सकती। मिश्री और वेद जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मिश्री जब वहां अंदर जाती है तो डॉक्टर मयंक के रूम से बाहर निकल रहे थे और वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। वेद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लो देखो, यहाँ इतनी शांति है और तुम हो कि बेवजह परेशान थी। मिश्री बिना कोई जवाब दिए मयंक की रूम की तरफ जाने लगती है कि डॉक्टर कहते हैं, आप? मिश्री कहती है, वो मिश्री मैम। डॉक्टर कहता है, अच्छा आप मिश्री, मिस्टर राजपूत कब से आपका नाम ले रहे हैं बेहोशी में। मिश्री घबराते हुए, बेहोशी में? क्या मतलब बेहोशी में? डॉक्टर कहते हैं, वो किसी ने उनके हाथ पर जहर का इंजेक्शन लगाया था। वो तो टाइम पर हमारी नर्स ने उन्हें देख लिया, हमें इन्फॉर्म कर दिया। हमने उनका
ट्रीटमेंट कर दिया है, अब वो ठीक हैं, बस बेहोश हैं। वेद जी कहते हैं मगर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर कहता है पता नहीं, मगर मिस्टर राजपूत ने बताया कि उन्हें किसी ने कोई इंजेक्शन लगा दिया है। वेद जी ने गुस्से में कहा मतलब क्या है आपका? यहाँ कोई भी आकर कुछ भी कर जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिस्री कहती है पारस जी कहाँ हैं? डॉक्टर कहते हैं वो मिस्टर मैंग के रूम में हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्हें अपने दोस्त के साथ ही रहना है, उसकी जान खतरे में है और इलाज कभी तभी करवाएंगे जब मैंग वहाँ होगा, इसलिए हमें उन्हें उनके साथ ही शिफ्ट करना पड़ा। इस टाइम वो बेहोश हैं। मिस्री मैंग के रूम में अंदर आ जाती है। मैंग और पारस के बेड के आसपास थे। मिस्री पारस के पास जाकर बैठते हुए कहती है पारस जी ये क्या हुआ? आप एक मिनट भी अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते? हाँ। मिस्री पारस का हाथ थाम लेती है और कहती है देखिए अब आप होश में आइए, तब आपको बताऊंगी मिस्री राजपूत है क्या चीज़। आपको सुधार न दिया तो कहना। मेज जी घर पर कॉल करके सारी बातें बताते हैं। घर पर सभी वहां आने की जिद करते हैं, मगर बेद जी उन्हें समझाकर वहीं रोक देते हैं। अगली सुबह मयंक को होश आ चुका था। बेद जी मयंक के लिए फ्रूट जूस लेकर आए थे। पारस को भी होश आता है। पारस उठते ही कहा है मयंक। मिस्री कहती है पारस जी। मिस्री पारस के गले लग जाती है। पारस कहता है मिस्री मयंक ठीक है ना? तभी उधर से आवाज़ आती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तूने फिर मेरा प्लान फेल कर दिया ना। अच्छा खासा मैं ऊपर जाकर अप्सराओं के साथ पोल डांस करता। पारस गुस्से में कहता है मैं हंसते हुए कहता है अच्छा अच्छा कुछ नहीं कहता मैं, मगर ये बता तू इस बेड पर कैसे आ गया? पारस गुस्से से कहता है वो क्या है ना, तू ऊपर जा रहा था तो मुझे तुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी थी, बस इसलिए सोचा जब तूने वहाँ जाने की सोची है तो मैं माफ़ी मांगने वहीं आ जाऊँ। मैं कहता है तू पागल हो गया है क्या? पारस कहता है हाँ संगत का असर है। मयंक पारस को छेड़ते हुए कहता है अच्छा किसकी संगत का, मेरी या भाभी की? पारस पास रखी टैबलेट पैक को लेकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है चुप कर, कुछ भी बोलता है। मिस्री कहती है आप दोनों हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट हैं, भूल क्या गए क्या? क्यों ऐसे लड़ रहे हैं? बेजी हंसते हुए कहते हैं अभी तुमने इनकी बच्चों वाली हरकतें देखी कहाँ है मिस्री? जब भी पारस मयंक के साथ मिलता है तो ये एक अलग ही पारस बन जाता है। पारस सख्त आवाज में कहता है जीजा जी। बेद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहा कुछ। मयंक हंसने लगता है और कहता है क्या जीजा जी, वैसे तो रिश्ते में आप बड़े हैं पारस से, और डरते ऐसे हैं जैसे पारस आपसे बड़ा हो। बेद जी कहते हैं डरता मैं नहीं, वो तो इसको खुशी मिले इसलिए डरने का नाटक करता हूँ। पारस कहता है अच्छा नाटक करते हैं आप? बेद जी डरते हुए कहते हैं अच्छा पारस वो मैं तो तुम्हारा जूस लाना भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। बेद जी वहाँ से पतली गली पकड़कर निकल जाते हैं। मिस्री मुस्कुराने लगती है और पारस को देखने लगते हैं। पारस भी मिस्री की आंखों में देख रहा था। तभी मयंक हल्के से खांसते हुए यहाँ मैं भी मौजूद हूँ, तुम दोनों अपनी लव स्टोरी घर जाकर शुरू करना। फिर मयंक हंसने लगता है। पारस मयंक को गुस्से से आंखें दिखाने लगता है। मिस्री शर्म से लाल हो जाती है और बेद जी को बुलाकर लाने का बहाना कर बाहर चली जाती है। पारस अपने बेड पर रखे टेबल से पास स्माइल बॉल को उठाता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है तो चुप नहीं रह सकता था, देख अब वो भाग गई। मैं कहता है हाय देखो तो मिस्री भाभी से मिलने की तरफ, उसे देखने की तरफ। यार पारस ये कैसे हुआ? मैंने तो सोचा था कि तेरे दिल में कभी कोई आ ही नहीं सकता, मगर मिस्री तेरे दिल में इस कदर छा गई, क्या बात है? अच्छा ये मैजिकल हुआ कैसे था? पारस कहता है मैं इनको सभी बातें बताता है। तभी घर के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं, सभी उससे मिलते हैं। कुछ दिन बाद दोनों घर आते हैं। सब कुछ ठीक हो चुका था, सभी बहुत खुश थे। सुबह का समय था। मिस्री अपने रूम में रेडी हो रही थी और अपने बालों को बना रही थी। पारस दूर सोफे पर बैठा अपने ऑफिस का वर्क कर रहा था। जब उसकी नज़र मिस्री पर पड़ती है तो वो अपने काम को छोड़कर मिस्री को निहारने लगता है। फिर खुद से कहता है पारस यार कब कब तक इससे दूरी बनाएगा, इस दिल को कब तक समझाएगा? हो गया है इश्क इससे, ये अब कब तू बोल पाएगा? मिस्री पारस की नज़रों में
बेखबर अपने बाल बनाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है और खुद को आईने में देख मुस्कुराने लगती है। तभी पारस वहां आकर मिस्री को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, कब तक अपने इस नूर को यूं ही निहारोगी? कब तक मेरे दिल के हर तारों को बिगाड़ोगी? पारस की यूं आ जाने से मिस्री चौंकते हुए कहती है, पारस जी। पारस धीरे से मिस्री के कानों के पास आकर कहता है, हाँ मैं। मिस्री कहती है, पारस जी। पारस के दोनों हाथ मिस्री की कमर पर थे। वो मिस्री के कंधे पर अपना सिर रख कर कहता है, हाँ पारस जी के आगे कुछ बोलोगी भी? मिस्री पारस के चेहरे को अपने कंधे पर महसूस कर सर से लाल हो चुकी थी। उसे पारस की इस हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी। मिस्री अभी भी शौक दिखी। पारस फिर उसके कानों में कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्री की आंखें बड़ी कर लेती है और उसका दिल जो जोर से धड़कने लगता है। उसके कानों में पारस के सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसका दिल सुपर एक्सप्रेस ट्रेन बना जा रहा था। वो बहुत हिम्मत जुटाकर कहती है, क्या पारस जी? पारस मिस्री के कंधे पर किस करते हुए कहता है, वही जो मैं कब से तुम्हें बताना चाह रहा था और तुम कब से जिसे सुनना चाह रही थी। मिस्री का हाल बेहाल हो रहा था। उसको बहुत शर्म आ रही थी। उसके टिस्क टमाटर के जैसे लाल हो रहे थे। पारस फिर उसके कान के पास आकर कहता है, तो क्या बोलती हो? कहूँ कह दूँ? पारस मिस्री के पूरे हाथों पर अपने हाथों को धीरे से ऊपर नीचे फेरते हुए कहता है। मिस्री के पूरे शरीर में एक मीठी सी गुदगुदी होने लगती है। मिस्री नजरें नीचे झुका लेती है। सांसों की गर्मी को महसूस कर पा रही थी। पारस फिर कहता है, बोलो मिस्री। मिस्री धीरे से हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि बोलना अब उसके बस में नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पारस मिस्री को पकड़ अपनी तरफ करता है और कहता है, मिस्री। मिस्री ने सिर नीचे झुकाया हुआ था। पारस उसकी ठोंठी को एक उंगली से ऊपर करता है और उसके चेहरे को देखता है। मिस्री ने अपनी आंखें बंद कर ली है। पारस मिस्री को यूं देख हल्के से मुस्कुराता है और फिर कहता है, मिस्री आंखें खोलो तो। मिस्री कहती है, नहीं पारस जी, डरती हूँ कहीं ऐसा न हो कि मैंने आंखें खोली और ये सब मेरा सब ख्वाब ही निकले। पारस कहता है, मेरी मिस्री, ये ख्वाब नहीं हकीकत है और मैं यहाँ तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम होगी। मिस्री अब भी आंखें नहीं खोलती तो पारस कहता है, मिस्री आंखें खोलो। पारस जी, आपको जो कहना है आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। वैसे भी मैंने आंखें बंद की है, कान नहीं। मिस्री ने कहा। पारस कहता है, अच्छा ये बात है। मिस्री कहती है, हाँ पारस जी। पारस कहता है, मैं अपने दिल की बात कहूँगा तो तुम्हारी आंखें खुलने के बाद ही। मिस्री कहती है, तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। पारस कहता है, अच्छा पारस राजपूत को चैलेंज। मिस्री कहती है, यही समझ लीजिए। पारस कहता है, तो ठीक है, अब आगे जो होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मिस्री सोचते हुए, क्या मतलब? पारस अब बिना कुछ बोले मिस्री को अपनी ओर खींच लेता है। पारस का एक हाथ मिस्री की कमर पर और एक मिस्री के चेहरे पर। मिस्री घबराते हुए आंखें बंद किए हुए ही कहती है, पारस जी, ये आप क्या कर रहे हैं? लास्ट वार्निंग, अगर अब भी नहीं आंखें खोली तो मैं कुछ भी करूँगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, पिछले बार की तरह। पारस अपने एक हाथ के अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए शरारती अंदाज में कहता है। मिस्री पारस का मतलब समझ जाती है। मिस्री झट से आंखें खोलती है और कहती है, नहीं पारस जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आंखें खोल लेती हूँ। मिस्री की आंखों को देख पारस उसमें देखते हुए कहता है, तेरी इन नज़रों ने हमें दीवाना किया है और तुमने हमसे इन्हें छुपाने का जुर्म किया है। मिस्री पारस को हल्के से खुद से दूर करते हुए कहती है, नज़रें तो बस बहाना था, हमें पता है आपको हमारे करीब आना था। पारस कहता है, अच्छा जी। पारस फिर मिस्री को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और आगे कहता है, करीब ना आए तो क्या करें, इस दिल ने तुमसे दूर न जाने का और फरमान हमें दिया है। मिस्री कहती है, हमें अंदाज कातिलाना है। पारस फिर मिस्री के होठों को देखने लगता है और कहता है, मगर इस दिल को भी कहाँ अब करार आना है। जब तक ना मिले उसे वो किसके लिए ये रहता तेरे पीछे बन परवाना है। मिस्री फिर नजरें झुका लेती है। पारस उसके चेहरे को देख अगर कुछ नहीं कह पाता
वो मिस्री की इस अदा पर भी दीवाना बन रहा था। पारस मिस्री को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मिस्री, जानती हो इस पल का इंतजार मैं कब से कर रहा हूँ। मिस्री जो पारस की बाहों में खुद को पूरी तरह सुकून महसूस कर रही थी, उसके हाथ पारस की पीठ पर थे। धीरे से कहती है, मुझे भी इस पल का इंतजार था। पारस कहता है, मिस्री, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे। तभी पूनम, वेद, मयंक और शुभ वहाँ आते हुए कहते हैं, ये क्या हो रहा था? हाँ। उनकी आवाज़ सुन मिस्री पारस से दूर होती है और सबको एक साथ वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। पारस कहता है, दी जीजा जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मयंक कहता है, देखा दी आपने, अब हमारा यहाँ आना भी बैन हो गया है। पारस कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वेद जी कहते हैं, अभी तो कहा साले साहब। पूनम कहती है, बस करिए, अब कितना छेड़ेंगे पारस को? पारस कहता है, दी, वो मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग याद आ गई, मैं आपसे बाद में आकर बात करता हूँ। पूनम कहती है, मगर पारस सुन तो। पारस बिना सुने वहाँ से चला जाता है। शुभ कहता है, दी, अब क्या करें, भाई तो गए। पूनम कहती हैं, उसे जाने दो, हमें जो करना है हम वो जरूर करेंगे। मैं कहता है, हाँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूनम कहती है, तो मयंक, तुम जाओ, जाकर सामान ले आओ और हम मिलकर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मयंक चला जाता है। पूनम और बाकी सब प्लानिंग करने लगते हैं। मार्केट में मयंक ने सब सामान ले लिया था, बस कुछ खाने के लिए लेना बाकी था। वो शॉप पर जाता है और उस खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेता है। जब तक उसका ऑर्डर आ रहा था तब तक वो बाकी की चीज़ें देखने लगता है कि उसका पैर एक पॉली बैग पर पड़ता है। वो उसे उठाकर इधर उधर देखते हुए कहता है, ये किसका बैग है? जब कोई कुछ नहीं कहता तो उसे ओपन करने लगता है कि आवाज़ आती है, ओए चोर कहीं के, मेरे बैग को चुरा रहा था। महंक बैग पकड़े हुए ही उस तरफ देखता है। एक लड़की उसके पास आती है और सामने खड़े होकर बैग छीन कर कहती है, ओए मिस्टर, ये बताओ मेरा बैग क्यों चुरा रहे थे? महंक कहता है, ओ हेलो मिस। वो लड़की मिस विस नहीं, किरण, किरण नाम है मेरा। महंक कहता है, ओके किरण, तुम्हारा बैग मैं चुरा नहीं रहा था, बस ये यहाँ रखा था। और उसे उठाकर आपकी बात पूरी नहीं कर पाता। इससे पहले ही किरण पॉली बैग खोलते हुए बड़ा सा मुंह खोलकर अपने हाथ रख कर कहती है, मेरे बैग में 15 थी, 14 रह गई, एक चॉकलेट कहाँ गई? तुमने ली? मयंक की ओर देखते हुए मयंक चौंकते हुए कहता है, क्या चॉकलेट? किरण गुस्से में कहती है, जी हाँ चॉकलेट, अगर चॉकलेट खानी थी तो अपने पैसे की लेकर लेते, खा लेते, मेरी चुराई क्यों? मयंक चिढ़ते हुए कहता है, तुम क्या अंधी हो? किरण गुस्से में घूरते हुए, क्या मतलब? मयंक अपना कोट और शर्ट को थोड़ा सा ठीक करते हुए कहता है, तुम्हें मैं चोर दिखता हूँ? मतलब यह सूट बूट पहनकर मैं चोरी करने आया हूँ यहाँ? किरण मयंक को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखती है और कहती है, क्या भरोसा सूट भी चोरी किया हुआ हो? मयंक अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेता है और कहता है, देखो। किरण गुस्से में, क्या देखूं? हाँ, एक तो मेरी चॉकलेट खा ली और सॉरी भी नहीं बोल रहे हो। मयंक गुस्से कहता है, भगवान, कहाँ फंस गया? किरण गुस्से में कहती है, फंस गया? अभी कहाँ फंसे हो, अब फंसोगे जब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मयंक कहता है, क्या? मुझे पुलिस के हवाले? किस जुर्म में? किरण कहती है, और क्या, मेरी चॉकलेट चुराई थी। मयंक कहता है, देखो, तुम्हारी चॉकलेट मैंने नहीं ली, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अपने चॉकलेट दिला देता हूँ। किरण गुस्से में कहती है, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से अब तभी एक शॉप का स्टॉप मेंबर आकर कहता है, सर, ये आपका फूड पैकेट। मयंक अपना पैकेट लेकर किरण को दिखाता हुआ कहता है, देखो, ये है मेरा पैकेट, और मुझे चॉकलेट लेनी होती तो खुद खरीद लेता, समझी? किरण, जो अपने पॉली बैग से बिस्किट निकाल कर खाने लगती है और मयंक की तरफ देखती है और कहती है, तो मेरी चॉकलेट। तभी एक लेडी आकर कहती है, सुनिए, ये बैग आपका था क्या? मयंक कहता है, जी हाँ, और इसकी वजह से ये 1 घंटे से मेरा सिर खा रही है। किरण कहती है, तुम्हारा सिर अभी खाया कहाँ है, चॉकलेट चोर? मयंक कहता है, देखो, फिर दोबारा चॉकलेट चोर न बोलना, नहीं तो। किरण कहती है, तो क्या? हाँ तो क्या? तभी वो लेडी कहती है, वेट वेट, मुझे लगता है ये झगड़े का कारण मैं हूँ। किरण और मयंक एक साथ कहते हैं, क्या?
वो लेडी एक्चुअली मेरी शुगर लो हो रही थी और जिसकी वजह से मुझे वीकनेस फील हो रही थी। मैं यहाँ कुछ मीठा लेती उससे पहले मैं गिर गई। तभी मेरा हाथ टेबल पर रखे बैग पर लगा और उसमें चॉकलेट गिरी। तब मैंने उसे खा लिया। सॉरी। मयंक मुँह बनाते हुए घूरते हुए किरण को देख रहा था। किरण पहले उस लेडी को से इट्स ओके, वो लेडी चली जाती है। अब किरण अपने बाल कानों के पीछे कर नज़रें नीचे करते हुए कहती है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मयंक गुस्से में चढ़ते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग में मेरा दिमाग खा लिया। यहाँ बैठे कई लोग न जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। किरण आसपास देखती है और कहती है, कोई भी नहीं है यहाँ जो तुम्हें देख रहा हो। मयंक कहता है, कोई हो ना हो, लेकिन तुमने मुझे चोर कहा। किरण गुस्से में कहती है, कहा ना सॉरी। मयंक कहता है, सॉरी, इस सॉरी का क्या करूं, अचार डालूं, एक तो इज्जत का फालूदा बना दिया। किरण कहती है, सॉरी तो बोल रही हूँ, समझ नहीं आता क्या। किरण ने इतने गुस्से में तेवर चढ़ाकर कहा कि मयंक डर जाता है और मन में कहता है, यार मयंक, लड़ना ठीक नहीं है और इसका फिगर देख, लग रहा है कि ये मुझे एक हाथ से ही पटक देगी। अभी तो कम फालूदा बना है इज्जत का, बाद में लड़की की मार खाकर फालूदा फैल भी हो जाएगा। मयंक को चुप खड़ा देखकर किरण कहती है, अच्छा मैं इस सब की भरपाई कर देती हूँ, तुम एक काम करो, मेरी चॉकलेट ले लो। किरण बैग से कुछ और चॉकलेट निकाल कर उस मयंक के हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो मयंक। मयंक एक नज़र चॉकलेट को देखता है और एक नज़र किरण को देखता है और कहता है, चॉकलेट्स। किरण मयंक को यूं घूरता देखकर कहती है, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, या बस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि गलती मेरी थी, अगर ना होती ना तो। मयंक गुस्से में कहा, तो क्या कहा, तो क्या। किरण इससे पहले कुछ बोलने वाली थी कि उसका फ़ोन बजता है। किरण कॉल उठाती है तो कहती है, हाँ पापा, मैं बस आ रही हूँ। फिर किरण फ़ोन पर बात करते करते ही मयंक के हाथ में चॉकलेट थमा वहाँ से जाने लगती है। मयंक उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाता है, परंतु किरण नहीं सुनती और चली जाती है। मयंक वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहता है और कहता है, वियर्ड गर्ल, न जाने क्या सोच कर ये चॉकलेट मेरे हाथ में थमा गई। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हैंडसम लड़के को पटाने के लिए यह सब कर रही थी। मयंक चॉकलेट को देखकर कहता है, कहाँ ये, कहाँ मैं। मयंक खुद को समझाता है और वापस पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी में बैठ जाता है और घर की तरफ गाड़ी घुमाता है। इधर पारस ऑफिस में लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था कि उसको मिस्री की याद आती है। वो अपनी डेस्क पर ड्रावर ओपन करता है और उसमें रखी मिस्री की फ़ोटो फ्रेम निकालता है और टेबल पर रख देता है और उसे देख कर कहता है, मिस्री सी मिठास है तुम में, आँखों में किसी को घायल करने की, होंठ ही होंठों का तो। तभी केके आते हुए सर केके को देख पारस सकपका जाता है और कहता है, केके तुम यहाँ क्या क्यों आए हो। केके कहता है, सर वो गोयल्स ने डील की कुछ डिमांड चेंज की है। पारस कहता है, क्या मतलब। केके कहता है, सर गोयल का कहना है उन्हें हमारे डिजाइन पर 25% प्रॉफिट चाहिए, वरना वो माल सप्लाई नहीं करेंगे। पारस कहता है, व्हाट बट वाई। केके कहता है, सर वो हमारे ओपोजिशन कंपनी में उन्हें 20% का ऑफ़र दिया है, इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ माल देने के लिए 25% मिलने पर ही सप्लाई होगा। पारस कहता है, उनकी इतनी हिम्मत की पारस राजपूत को वीट करने की कोशिश करें। केके तुम जाओ गोयल से कहो कल मुझे मिले आकर, मेरे पास उनके लिए इससे भी बढ़िया ऑफ़र है। केके कहता है, ओके सर, मगर आप करेंगे क्या। पारस कहता है, गोयल्स को उनकी पोजीशन दिखाऊंगा। इसके पारस के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है, जिसे देख केके समझ जाता है कि पारस के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। इधर घर में सब पूनम, बेची, सुम्पीना और मिश्री मिलकर प्रिपरेशन कर रहे थे शाम के गेम की। सुबह और वेद जी ने मूड फ्रेश करने और थोड़ा मस्ती करने के लिए ये प्लान बनाया था। हालांकि मिश्री पहले इस सब से अनजान थी, बट बाद में उसे सब बता दिया जाता है। घर के सभी बड़े किसी फंक्शन में गए हुए थे, सभी तैयारी लगभग हो चुकी थी। वो आते हुए कहता है, वाह जीजू, डीजे रेडी है और सब एक जगह
कि डेकोरेशन क्लासिकल लग रही है। बेद जी कहते हैं, हाँ वो मिस्री का आइडिया था। उसने कहा कि कुछ गाने बजाने का सामान भी रख लें तो अरेंज कर दिया। महंक मिस्री के पास आकर कहता है, क्या बात है भाभी, आप तो ग्रेट हैं। फिर वो बेद जी और सुप के पास आकर धीरे से कहता है, जीजा जी वैसे कुछ पीने का इंतजाम। बेद जी पूनम को देख कर कहते हैं, पूनम मयंक कह रहा है कुछ पीने का इंतजाम किया है क्या। मयंक डरते हुए बेद का हाथ पकड़ लेता है। जीजा जी, पूनम कहती हैं पीने का इंतजाम किया है ना। मयंक तुम गए तो थे ना कोक और बाकी चीज़ें लाने के लिए। शुभ हंसने लगता है। बेद जी कहते हैं, अरे नहीं पूनम, ये उस मयंक के ने बेद जी के सामने आकर खड़े हो जाता है और कहता है, जीजा जी क्यों पिटवाने के लिए काम कर रहे हो। बेद जी और शुभ हंसने लगते हैं। मिस्री उन्हें हंसता देख कहती है, अच्छा किसी ने ये सोचा है पारस जी को कैसे मनाएंगे गेम में शामिल होने के लिए। पूनम शामिल के लिए मनाना क्या है, तुम एक आवाज़ लगाओ, देखो दौड़ा चला आएगा। मिस्री कहती है, क्या। शुभ कहता है, हाँ भाभी आप कहिए उनसे। मिस्री कहती है, ओके मैं ट्राई करती हूँ। मिस्री पारस को कॉल करती है। पारस कॉल पिक कर कर कहता है, फाइनली मेरी याद आ गई तुम्हें। हाँ। मिस्री कुछ देर तक चुप रहती है। तभी पारस फिर कहता है, मिस्री कॉल की है और बोलोगी नहीं। मिस्री कहती है, पारस जी वो मैं सोच रही थी कि आज सब मिलकर कुछ टाइम स्पेंड करें। पारस कहता है, क्या सब। मिस्री कहती है, हाँ सब। फ़ोन लाउड स्पीकर पर था इसलिए मैं कहता है, क्यों तुझे क्या प्राइवेट में टाइम स्पेंड करना है। और शुभ को हाई फाई देता है। पारस कहता है, मिस्री ये मैं कैसे, तुमने फ़ोन। मिस्री कहती है, ओ स्पीकर पर था। पारस कहता है, मिस्री तुम ना जाओ, नहीं बात कर रहा मैं। पारस कॉल कट कर देता है। मिस्री सबके तरफ देख कर कहती है, आपने कहा था ना कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, फिर अब देखिए वो नाराज़ हो गए। बेद जी मैंग के सिर पर एक लगाते हुए कहते हैं, तू एक मिनट चुप नहीं रह सकता था क्या। अब देखो नाराज़ हो गया, अब कैसे मानेगा। मिस्री तुम दोबारा ट्राई करो, पूनम ने कहा। मिस्री कहती है, हाँ दी। मिस्री साइड में जाती है और पारस को कॉल करती है, मगर पारस कॉल नहीं उठाता। मिस्री फिर कॉल करती है मगर वो फिर नहीं उठाता। मिस्री खुद से, लड़की मैं हूँ या ये कितने नखरे दिखाते हैं, एक छोटी सी गलती पर इतना भाव खाते हैं। जाओ अब मैं भी नहीं करती। मिस्री अपने रूम में आकर रेडी होने चली जाती है। मिस्री रेडी होती है और बाहर आकर सभी खाने का सामान ट्रे में लगाकर बाहर लाती है क्योंकि शाम हो चुकी थी। तभी एक एक करके सभी वहाँ आते हैं और कहते हैं, मिस्री तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मिस्री ने हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक सूट पहना था और माथे पर छोटे से नग वाली बिंदी लगाई थी। मिस्री कहती है, दी आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी बेद जी मयंक और शुभ आते हुए, और हमारे बारे में क्या ख्याल है। पूनम कहती हैं, उन सबको देख कहती हैं, अच्छे लग रहे हो मगर मेरे बीना और मिस्री से ज़्यादा नहीं। क्यों बीना, सही कहा ना। बीना कहती है, हाँ दी। शुभ कहता है, अच्छा जी। बेद जी कहते हैं, अच्छा मिस्री पारस से कुछ बात हुई तुम्हारी। मिस्री कहती है, नहीं जीजा जी, कितनी बार कॉल ट्राई कर चुकी, कॉल नहीं उठा रहे। मैं कहता है, लगता है खतरनाक वाला नाराज़ हो गए हैं, गुस्से वाले पारस। बेद जी कहते हैं, हाँ वो भी तेरी वजह से। मैं कहता है, पर तभी मिस्री का फ़ोन रिंग करता है। मिस्री के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कॉल पारस का था। मिस्री का चेहरा देख पूनम कहती हैं, पारस का कॉल है। मिस्री कहती है, हाँ दी। पूनम कहती हैं, जाओ बात कर लो। मिस्री साइड में जाती है। तभी शुभ आवाज़ लगाकर भाई भाभी को गेम के लिए पटा लेना। मिस्री एक हल्की सी स्माइल पास कर फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। उधर से पारस कहता है, ओ मैं मीटिंग के लिए चला गया था और फ़ोन साइलेंट पर लगा दिया था, इसलिए पता नहीं चला। मिस्री कहती है, अच्छा और मैं तब से ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि आप गुस्सा हो गए हैं, कैसे मनाऊंगी। सब ने इतना कुछ प्लान किया है, कहीं सब बेकार ना हो जाए। पारस कहता है, अच्छा तो अब भी सबकी फिक्र है, मेरी नहीं। मिस्री कहती है, आपकी फिक्र तो हर पल रहती है। पारस कुछ नहीं बोलता मगर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद मिस्री फिर कहती है, पारस जी सबने बहुत प्लानिंग की है, आप प्लीज़ सबके साथ गेम
तभी किसी की आवाज़ आती है, हेलो एवरीबॉडी। मिस्री और घर के बाकी सब उस तरफ देखते हैं। मिस्री कहती है, पारस जी, मैं बाद में बात करती हूँ। पारस कहता है, मगर मिस्री सुनो तो, कौन आया है। मिस्री कॉल कट कर देती है। सभी घर के लोग गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। मैं कहता है, ये भी आ गई, अब तो और मज़ा आएगा गेम में। और शुभ एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ। दोस्तों, ये वाला पार्ट पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पार्ट भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, इसलिए इस पार्ट पे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।